Good morning, student. We welcome all of you in the new session of Dr. L. P. Lal Memorial Public School. We pray to Almighty for the good health of you and your family. Stay safe, take care of your health, and one thing I suggest you, please follow all the guidelines which is given by our government during this corona pandemic and make a social distancing. सामाजिक दूरी को ध्यान में रखिएगा। बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू सेशन में, डॉक्टर एल. पी. लाल स्कूल के इस नए सत्र में। आज की परिस्थिति के बारे में आप सभी जानते हैं और उसका एग्जाम्पल आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मैं आपके स्कूल, आपके क्लास में हूँ और मैं आपको आपके सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि सोशल है। और परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हमें इस ऑनलाइन के माध्यम से आपको पढ़ाई देनी पड़ रही है, जो कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कोरोना के चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें अपनी पढ़ाई की चेन को नहीं टूटने देना है। और आपकी पढ़ाई की चेन को टूटने से बचाने के लिए ही हम लोग यहाँ पर ये ऑनलाइन क्लासेस का माध्यम चुना है और अब आपको इसी के ज़रिए हम आपके सभी लेसन पढ़ाएंगे। तो बच्चों, मैं इस दौरान आप लोगों को कुछ सजेशन देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास पढ़ें तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखिए कि उस किताबों को अपने सामने रख लीजिए और वीडियो को सामने रखिए, देन उनसे मैच करते हुए आप उसको पढ़ें, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप पेन ले लीजिए, एक रफ कॉपी ले लीजिए, ताकि पेंसिल भी ले लीजिए, क्योंकि बहुत से वर्ड मीनिंग्स और कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो इस बीच आपके पास आएंगी और आपको उसे अपनी कॉपी में या रफ कॉपी में उसको लिखना होगा, ठीक है बच्चों। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिएगा, जब भी घर से बाहर निकलिए मास्क ज़रूर लगाइए। मैंने रखा है बट मुझे पढ़ाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इस वजह से मैं इसको उतार कर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लास 10th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बच्चों, ये नेशनलिज्म होता क्या है? व्हाट इज नेशनलिज्म? मैं आप लोग को बता दूं कि नेशनलिज्म एक राष्ट्रभक्ति की भावना होती है। जैसे अगर सिंपल डेफिनेशन में आपको बताऊं, नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ लव, प्राइड फॉर योर ओन कंट्री। एक और भाषा में कह सकते हैं द फीलिंग दैट योर कंट्री इज बेटर देन एनी अदर कंट्रीज। यानी हमारे अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना है, जो देश प्रेम है, हमारी जो राष्ट्रीयता है, वही नेशनलिज्म है। हमारा जो समर्पण है वही नेशनलिज्म है। इसके अलावा ये भी है कि हमारा देश दूसरे देशों की तुलना में उनसे काफी बेटर परिस्थितियों में है। ये सभी क्या है? देश प्रेम की भावना है। इसी को हम क्या कहते हैं? नेशनलिज्म। और बच्चों, नेशनलिज्म की शुरुआत जो है, द बिगिनिंग ऑफ द नेशनलिज्म is starting from the French Revolution, which is occurred or which is happens in 1789। बच्चों, फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है इसको। वो 1789 में हुई थी और वहाँ जो एक बेसिक कंसेप्ट दिया गया था, वो बेसिक कंसेप्ट जो था वो नेशनलिज्म का था, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया। यानी जितनी भी वहाँ पर पॉपुलेशन थी, उन पॉपुलेशंस में जो शिक्षित वर्ग था, ठीक है, शिक्षित वर्ग में बहुत से मेंबर्स आते हैं, और जो एक राजशाही वर्ग था, इन दोनों के बीच ये पूरा का पूरा ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। यानी जो एजुकेटेड ग्रुप था उसमें नेशनलिज्म की फीलिंग एनहेंस हुई, बढ़ी, और उसने अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी, वहाँ के राजतंत्र, वहाँ के मोनार्की सिस्टम से, ठीक है। तो अब हम जानते हैं बच्चों कि नेशनलिज्म जो है वो यूरोप में कैसे आया, क्योंकि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोप का ही करें, लेकिन उसके बाद जो है पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म को बढ़ाया गया। वो कैसे बढ़ा? वो बढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि वहीं पर सबसे पहले नेशनलिज्म वर्ड का यूज किया गया, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में यही देखेंगे कि नेशनलिज्म कैसे शुरू हुआ और उसका यूरोप में कई देश हैं जहाँ पर इस नेशनलिज्म की वजह से वहाँ वो भी इंडिपेंडेंट बना, आजाद हुआ, ठीक है बच्चों। सो नाउ वी कम टू आवर क्लास एंड टुडे वी रीड अबाउट योर हिस्ट्री चैप्टर, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय।
ठीक है बच्चों। The rise of nationalism in Europe. This is the first chapter of history of class 10th. ये बच्चों क्लास 10th की सोशल का हिस्ट्री पार्ट का फर्स्ट लेसन है, जो राष्ट्रवाद का उदय है यूरोप में। अब इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे शुरू हुआ। So let me start. In 1848, Frédéric Saussure, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dreams of a world made up of democratic and social republics, as he called them. बच्चों, 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉरियू ने 4 चित्रों की एक सीरीज बनाई। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। The first print, which is showing the above picture in this picture. So let me carry on. The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all age and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. इस श्रृंखला के पहले चित्र में, जो कि ऊपर दिया हुआ है, यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है। इसमें सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के स्त्री पुरुष एक लंबी सी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की वंदना करते हुए जा रहे हैं। As you would recall, artists of the time of French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other. आपको याद होगा, आपने पिछली क्लास में इसको पढ़ा था, फ्रांसीसी क्रांति। उस दौरान जो कलाकार थे, ये जो वहाँ के आर्टिस्ट थे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, उन्होंने स्वतंत्रता को महिलाओं का रूप प्रदान किया था। और यहाँ भी आप देखें तो ज्ञानोदय की मशाल यानी द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इस ऊपर वाली फिगर में देखा जा सकता है। द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट यानी ज्ञानोदय की मशाल, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे हाथ में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र। लेट्स कैरी ऑन. On the earth, in the foreground of the image, lies the shattered remains of symbol of the absolutist institutions. प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने कुछ जो निरंकुशवादी संस्था थे, उनके टूटे फूटे हिस्से यहाँ सामने पड़े हुए हैं मूर्ति के आगे, यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के जस्ट आगे। इन सॉरियूज यूटोपियन विजन, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume. सारियों के कल्पना दर्श, जिसको यूटोपिया नाम दिया उन्होंने, कल्पना दर्श
में दुनिया के लोग अलग राष्ट्र के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। Leading the procession, way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation state. स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक के राष्ट्रीय राज्य बन चुके थे। फ्रांस, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। France, identifiable by the revolutionary tricolor, has just reached the statue. She is followed by the people of Germany. फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, इसमें कई फ्लैग्स वगैरह लिए हुए लोग दिखाई दे रहे हैं आपको पिक्चर में, जो पिछले पेज पर थी। तो इसमें कई फ्रांस के क्रांतिकारी तिरंगे को पहचाना जा सकता है, जो उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी इस प्रतिमा के पास पहुँचे थे, और इनके पीछे जर्मनी के लोग जो है खड़े थे। जर्मनी के लोग, she is followed by the peoples of Germany bearing the black, red and gold flag. इसी जर्मन क्रांतिकारियों के पीछे जो लोग चल रहे थे वो जर्मनी के थे, और उन्होंने अपने हाथों में काला, लाल और सुनहरा झंडा पकड़ा हुआ था। Interestingly, at the time when Saryu created this image, the German peoples did not yet exist as a united state. बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस समय सारियो ने यह चित्र को बनाया था, उस समय जर्मन के लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into the nation-state under a democratic constitution. इसका देखते हैं, जो लोग अपने हाथों में झंडा लिए थे वो 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिसमें जर्मन भाषी रियासतों का एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी उसके अंदर। तो वो चाहते थे कि जर्मन को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत गठित किया जाए। Following the German peoples are the peoples of Austria, the kingdom of the two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, Russia. जर्मन के लोगों के बाद ऑस्ट्रिया और दो सिसिली की राजशाही, लम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग थे। तो ये कतार में खड़े हुए थे, उनका सीक्वेंस इसी तरह था। From the heavens above, Christ, saints and angels gaze up upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. ऊपर आप इस पिक्चर में ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते यानी उनके जो सहयोगी के फॉलोअर्स वो नज़र आ रहे हैं इस पूरे चित्र में।
और इस चित्रकार ने इसका इस्तेमाल यानी इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल उसने दुनिया के अलग अलग देशों या राष्ट्रों के बीच भाईचारे को दिखाने के लिए ऐसा किया था। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाते हैं। This chapter will deal with many of the issues visualized by Rosario in the figure 1 during the 19th centuries. Nationalism emerged as the force which brought about a sweeping change in the political and the mental world of Europe. तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि कैसे कई विषयों को उठाने के बाद एक काल्पनिक अभिव्यक्ति जिसको फ्रेडरिक सॉरियो ने अपने चित्र के द्वारा दर्शाया है उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया और उसके द्वारा हम नेशनलिज्म को पढ़ रहे हैं जो कि यूरोप में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सॉरियो की इसी पेंटिंग ने लोगों को काफ़ी हद तक इंस्पायर किया था रेवोल्यूशन के लिए। तो राष्ट्रवाद जो है यानी नेशनलिज्म वहाँ पर यूरोप में भी आया। ठीक है, जैसे 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसे यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। मतलब इस नेशनलिज्म से यूरोप में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए, बहुत भयानक बदलाव वहाँ के राजनीतिक और उसके साथ ही साथ मानसिक जगत में आया। मेंटली लोगों पर काफ़ी असर पड़ा इसका। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। The end results of these changes was the emergence of nation-state in the place of the multinational dynastic empire of Europe. इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय और वंशी साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्रीय राज का उदय हुआ, यानी कुछ ऐसे शाही राजघराने जिनका अंत हुआ और उसके बाद राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की गई। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in the Europe, but a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a scene of a common identity and share history or descent. यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता ही एक केंद्रीय शक्ति की थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासक बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। This commonness did not exist from time immemorial. It was forged through struggles, through the actions of leaders and the common people. This chapter will look at the diverse process through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe. साझेपन की यह भावना यानी कॉमननेस, साझेपन मतलब कॉमननेस, साझेपन की इस भावना अंततः काल में से ही नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं के और आम लोगों की सहकर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिसके तहत 19वीं सदी में
कि यूरोप में राष्ट्र राज और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया। तो बच्चों, आज के इस पॉइंट में इतना ही। ये कुछ एक न्यू वर्ड्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लेबिसाइड, इस वर्ड का मतलब है अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। यानी कि ये प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव स्वीकार करवाया जाता है या उसको अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसी को प्लेबिसाइड्स कहा गया है। प्लेबिसाइड। ओके, इस वीडियो में देखा कि यूरोप में नेशनलिज्म यानी नेशनलिज्म इन यूरोप वो कैसे स्टार्ट हुआ और इसकी जो एक फीलिंग थी वो कैसे लोगों के बीच में जनरेट हुई। ठीक है, अभी आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा है और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म वो कैसे इमर्ज हुआ इन अदर नेशंस ऑफ यूरोप। ठीक है बच्चों, अब मैं एक बात और आप सबसे बताना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, क्योंकि इस पीक टाइम पे कोरोना जो है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। तो आप लोग सेफ रहिए, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, घर पर रहिए। हम आपके लिए इस तरह की बहुत सी वीडियोस है वो लेकर आएंगे ताकि आपकी पढ़ाई का कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का विचार। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।